नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं विजुअल टेक्निकल चैनल। आज की ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत खास होने वाली है जो लोग फ्लैक्स प्रिंटिंग का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर फ्लैक्स प्रिंटिंग की मशीन लगाना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताने वाले हैं कि अगर आपको फ्लैक्स प्रिंटिंग बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या क्या चीज़ें आपको लगानी पड़ेंगी, इन सब की कॉस्टिंग क्या होगी। बहुत से कस्टमर्स के हमारे पास फ़ोन आते हैं तो हमने ये देखा है कि उनको सारी डिटेल्स पता नहीं होती। कई कस्टमर्स को बस ऐसा लगता है कि मैं बस मशीन परचेज़ कर लूँगा तो मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आज हम आपको सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि मशीन के अलावा और क्या क्या चीज़ों की उसमें ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आप ये समझिए कि ये वीडियो देखने के बाद आपको और कहीं और चीज़ें सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मैंने बहुत सी वीडियो यूट्यूब पे देखी, बट मैंने ये देखा कि किसी में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। ज़्यादातर लोगों ने बस मशीन के बारे में बताया है कि आप मशीन कौन सी लगाए। देखिए, मशीन पे हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, लेकिन मशीन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो कस्टमर्स को पता नहीं होती, जो जिसकी कॉस्टिंग भी अच्छी खासी आती है। मशीन का अगर हम कॉस्ट छोड़ दें तो जो बाकी चीज़ें उनकी भी कॉस्टिंग अच्छी खासी आती है। तो हमारा मोटिव यही है कि जो भी लोग स्टार्ट करना चाहते हैं बिजनेस, एक बार पूरी डिटेल ले लें, जिससे कि क्या है, आपको बिजनेस स्टार्ट करने में आसानी हो और आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन पूरा देखें जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिल जाए। तो देखते हैं, चलिए सबसे पहले हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वन बाय वन सारे टॉपिक हम क्या क्या कवर करेंगे, पहले वो देख लेते हैं डिटेल में। तो जो सबसे पहली चीज़ है जो मशीन लगाने से पहले बहुत ज़रूरी है, वो है मशीन का रूम। मशीन का जो साइट है जहाँ पे हम मशीन लगाने वाले हैं, उसका साइज़ क्या होना चाहिए, क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर साइज़ प्रॉपर नहीं होगा तो बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। प्लस उस रूम को आपको कैसे बनवाना है, उस रूम में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए जिससे कि मशीन की परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो सबसे पहले तो हम मशीन के रूम का साइज़ वगैरह इसको डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं मशीन की कॉस्टिंग। अलग अलग मशीन अवेलेबल हैं, कौन सी मशीन बेस्ट। देखिए, मशीन का पूरा ब्रीफ में डिस्कस नहीं करेंगे, उसके लिए हमने ऑलरेडी बना रखा है। बट हाँ, मशीन अगर आप लेते हैं एवरेज में, जो ज़्यादातर लोग लेते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी वो देखेंगे। तीसरा जो पॉइंट है कि हमें यूपीएस चाहिए मशीन को लगाने के लिए, कि वो बिना यूपीएस का मशीन नहीं चलेगी। ठीक है, तो उस यूपीएस के स्पेसिफिकेशन क्या होने चाहिए, लोगों को नहीं पता। कोई ऑफलाइन यूपीएस लेता है, कोई ऑनलाइन ले लेता है, कोई कम केवी का ले लेता है, फिर बाद में दिक्कतें होती है, उनको एक्सचेंज वगैरह कराना पड़ता है। तो हम ये भी देखेंगे कि जो यूपीएस है उसके स्पेसिफिकेशन क्या होंगे और उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी। चौथी चीज़ है जो मशीन के लिए बहुत ज़रूरी है, वो है कंप्यूटर, जो जिससे हम मशीन को ऑपरेट करेंगे। उस कंप्यूटर का सही होना बहुत ज़रूरी है। उसकी जो स्पेसिफिकेशन होगी, मतलब उसमें कितनी रैम होनी चाहिए, कितनी हार्ड डिस्क, कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए, वो सारा डिस्कस करेंगे। क्योंकि एक अच्छा कंप्यूटर आपकी मशीन के परफॉर्मेंस को बहुत बेटर करता है, तो उसका भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है हमारा मैन पावर, कि इस मशीन को चलाने के लिए किस किस चीज़ों, किन किन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, कितने लोग चाहिए मिनिमम, ठीक है, उनकी सैलरी वगैरह क्या होती है, सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। छठा जो पॉइंट है कि मशीन जब आप ले रहे हो तो इंक आपको कितने तक की लेनी चाहिए, किस रेट में इंक अवेलेबल है, मीडिया कितने तक का लेना चाहिए, किस रेट में मीडिया आता है, कौन कौन से टाइप का मीडिया आता है, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। सातवां जो पॉइंट है वो कि इन सब की टोटल कॉस्टिंग क्या जाएगी, हम उसमें जोड़ के देखेंगे। मशीन के साथ जो हम और भी चीज़ों का डिस्कस कर रहे हैं, जो इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्टिंग कितनी जाएगा हमारा सेटअप का, ये देखेंगे। और जो लास्ट पॉइंट है आठवां, वो हमारे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं लोगों के, वो हमने इसमें आंसर किया है कि टोटल अपने को प्रिंटिंग कॉस्ट कितना पड़ता है निकाल के, यानी जब हम प्रिंट करते हैं तो प्रिंट का कॉस्ट पर स्क्वायर फीट हमें कितना पड़ता है, और मार्केट में उसको कितने तक का सेल करते हैं तो कितना प्रॉफिट होता है। तो ये आठों पॉइंट हम इसमें ब्रीफ में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। आइए, पहला पॉइंट हम इसमें ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि मशीन का रूम और साइज़ वगैरह और रिक्वायरमेंट्स क्या रहनी चाहिए। तो आइए देखिए, इस डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं कि मशीन का साइज़ क्या होगा और रूम का साइज़ क्या होना चाहिए। ये जो है हमने मिनिमम साइज़ लिया है, ठीक है, रूम का साइज़ मिनिमम लिया है। मैक्सिमम इससे जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, लेकिन मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, इससे छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप मशीन उसमें नहीं लगा पाओगे, ठीक है, या फिर आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। और जो मशीन का साइज़ है वो मैंने स्टैंडर्ड साइज़ लिया है। मोस्टली कंपनी के जो मॉडल्स हैं वो इसी साइज़ के होते हैं। हाँ, कोई कोई कंपनी के मॉडल इससे थोड़े से छोटे होते हैं, जैसे मैंने 15 फुट का मॉडल लिया है, 15x3 का मशीन का साइज़। किसी किसी का 14.5 होता है, किसी किसी का 15.5, लेकिन इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको साइज़ मिलेगा। तो देखिए डायग्राम में जैसे आप देख रहे हैं, येलो कलर का जो बॉक्स है वो हमारी मशीन है, ठीक है। इसका साइज़ है 15 फीट बाय 3 फीट। 15 फीट जो है इसकी लंबाई है और 3 फीट चौड़ाई है। तो इसके लिए जो हमें साइड चाहिए वो कम से कम 17 फीट बाय 10 फीट का चाहिए।
हम इसमें मशीन ऐसे लगाएंगे कि मशीन के बैक साइड कम से कम 2 फीट की जगह होनी चाहिए। 2 फीट इसलिए है कि 1 फीट तक तो उसका रोलर पहुंच जाता है जिसमें मीडिया रखते हैं, और 1 फीट उसके पीछे जगह जाने के लिए, मीडिया रखने के लिए, ठीक है। वैसे ही मशीन के आगे आप देख रहे हैं इसमें कि हमें 5 फीट कम से कम स्पेस चाहिए। वो इसलिए चाहिए कि जब मीडिया निकलता है प्रिंट होके तो उसकी इंक पूरी तरह सूखी नहीं होती। खैर हम तो अपनी मशीन में इसलिए 4-4 हीटर्स लगा के देते हैं ताकि जो है जब मीडिया प्रिंट होकर निकले तो उस पर इंक अच्छे से सूख चुकी हो। बट कई कंपनीज 3 ही हीटर लगाती हैं, या फिर आप कितने भी हीटर लगा लीजिए, पूरी तरह से प्रॉपर इंक उसकी नहीं सूखती है। तो क्या है कि थोड़ा निकलने के बाद हमें थोड़ा आगे लाना पड़ता है मीडिया को, जिससे कि वो सूख जाए। अगर आप सोचें कि निकलते ही मैं उसको फोल्ड कर दूं तो वो फोल्ड नहीं होगा। आप सोचते हैं जैसे मेरा स्पेस कम है, निकलते ही फोल्ड करूँ तो चिपक जाएगा। तो कम से कम 5 फीट की कम से कम जगह होनी चाहिए, और ज़्यादा हो इससे तो और अच्छा है, ठीक है। और आप देख रहे हैं मशीन के लेफ्ट में हमें कम से कम 1 या 2 फीट की जगह चाहिए मशीन के पीछे जाने के लिए, क्योंकि मीडिया लगाने के लिए पीछे जाना पड़ेगा। ऐसे ही सेम मशीन की राइट साइड में भी 1 या 2 फीट की जगह हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं हो तो भी आप मशीन को चिपका सकते हैं राइट साइड में दीवार के, ताकि आपको स्पेस मिल जाए। तो ये मिनिमम साइट की रिक्वायरमेंट है। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं, नोट डाउन कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। इतना तो कम से कम 17 बाई 10 का आपका साइट होना ही चाहिए। अब आइए देखते हैं कि इस साइट में क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है, मतलब इस साइट को हमें कैसे रेडी कराना है। तो जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि साइज़ कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 17 फीट बाय 10 फीट का होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो आपको चाहिए होगी साइड में, वो है एसी। इतने बड़े रूम के लिए कम से कम 2 टन का एसी आपको इंस्टॉल कराना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इंडिया में आपको पता है कि गर्मी में टेम्परेचर काफ़ी हाई चला जाता है, और इतने टेम्परेचर पे क्या इस मशीन के हेड नहीं चल पाएंगे। कई बार क्या है कि नई मशीन होती है तो इतनी दिक्कत नहीं आती है, पता नहीं चलती है, लेकिन उससे क्या है कि हेड की लाइफ कम होती है। तो समर में मतलब कि आपका विंटर में तो काम चल जाएगा बिना एसी के भी, लेकिन समर में एसी चाहिए ही होता है। तो आपको कम से कम 2 टन का एसी लगवाना होगा, जिसकी कॉस्ट आएगी करीब 35,000 के आसपास। अलग अलग ब्रांड की अलग अलग कीमत है, हो सकता है कोई सस्ती मिल जाए, कोई बड़ी भी नहीं। फिर भी ऑन एन एवरेज लेकर चलते हैं तो 35,000 के आसपास आपको एसी आएगा। तीसरी जो चीज़ है कि आपको अर्थिंग करानी पड़ेगी अपने उस साइट पे। अर्थिंग क्या होता है कि बेसिकली क्या है कि गड्ढा करके मिट्टी में मतलब कि होल करके उसमें वायर लेके आते हैं और अर्थिंग देते हैं जहाँ भी हम मशीन का पावर देंगे। पहले यूपीएस में भी देते हैं और मशीन की बॉडी में भी देते हैं। ये क्या है कि बेसिकली अनवांटेड जो भी सप्लाई आती है तो उसको ये ग्राउंड कर देता है, तो मशीन में शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं होती है, फिर मशीन सेफ रहती है। बिना अर्थिंग के कराए हम मशीन को इंस्टॉल नहीं कर सकते, ऑन नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, बोर्ड वगैरह भी शॉर्ट हो जाता है। तो इसलिए अर्थिंग भी कंपलसरी है अगर आपको मशीन लगानी है तो। अर्थिंग कोई भी कर देता है, कोई इलेक्ट्रिशियन से आप पता करिएगा, प्लम्बर से पता करिए तो अर्थिंग कर देते हैं। और अर्थिंग का जो एक लिमिट होता है वो मतलब कि पॉइंट्स में आता है, तो हमें 5 पॉइंट से नीचे चाहिए अपनी मशीन ऑन करने के लिए। कई बार क्या होता है कि लोग अर्थिंग करा लेते हैं लेकिन फिर भी अर्थिंग 20 आ रही होती है, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 10 पॉइंट, तो इस पर मशीन ऑन नहीं होगा। अगर आप अर्थिंग करा रहे हैं तो अर्थिंग कराने के बाद चेक करा ले, 5 पॉइंट यानी 5 पॉइंट से नीचे की ही अर्थिंग चाहिए मशीन स्टार्ट करने के लिए, तो कोई फ़ायदा नहीं अर्थिंग कराने का। मशीन हम ऑन नहीं कर सकते, इंस्टॉल नहीं कर सकते इस केस में, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, बोर्ड हेड कुछ भी शॉर्ट हो सकता है। तो ये थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें कि अर्थिंग अच्छे वाला कराएं जो कि परमानेंट हो, कोई टेम्परेरी जुगाड़ नहीं हो। कि कई बार क्या होता है कि समरसीबल से अर्थिंग दे देते हैं, ठीक है, या फिर कोई और रॉड वगैरह जो धरती में ज़मीन में हो उससे देते हैं, उससे बात नहीं बनेगी। प्रॉपर अर्थिंग चाहिए जो 5 पॉइंट से नीचे हो। फोर्थ चीज़ डिस्कस करते हैं कि जो भी आप वायरिंग कराएं मशीन रूम में वो ब्रांडेड हो, कंपनी कोई लोकल ना हो। जैसे जो भी मशीन में पावर आए या मशीन को जो हीटर के पावर आएंगे या कंप्यूटर वगैरह के पावर आएंगे वो कोई भी ऐसी लोकल ना हो, या फिर उसमें बीच बीच में कोई मतलब कि और भी कनेक्शंस ना हो, सेपरेट वायर हो और ब्रांडेड हो, जिससे कि शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो, क्योंकि छोटी सी भी शॉर्ट सर्किट से मशीन में जो है वो इशू आ सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें वायरिंग का। पांचवी जो चीज़ है कि साइट जो है वो पैक होनी चाहिए। मशीन का जो रूम है जिसमें मशीन आप रखेंगे, ऑपरेट करेंगे जहाँ पे, वो पूरी पैक होनी चाहिए चारों तरफ से। ये ना हो कि ओपन हो, हवा आ रही है, अंदर डस्ट आ रहा है, नॉइस वगैरह आ रहा है, तो ये सब नहीं होनी चाहिए, पूरी पैक होनी चाहिए जिससे कि चूहे वगैरह ना आए। तो इस बात का ख्याल रखें कि साइट को पूरा पैक करा दें। 6th पॉइंट डिस्कस करते हैं कि जो साइट है उसकी जो दीवारें हैं उसमें मॉइस्चर ना हो। मॉइस्चर इन द सेंस में आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा बारिश के मौसम में दीवार गीले हो जाते हैं, यानी एक तरीके से सीलन भी कहते हैं उसको यहाँ पे। तो सीलन ना हो, यानी कि मॉइस्चर दीवार में बनाओ। उससे क्या है कि अगर मॉइस्चर होगी तो आपकी मशीन ज़्यादा नहीं चलने वाली, उसमें बार बार दिक्कत आएगी, उसके बोर्ड्स वगैरह बहुत ज़्यादा शॉर्ट होंगे। तो आपका साइट ऐसा ना हो कि बारिश में दीवार गीले हो जाते हो और अंदर भी जो है पानी से मतलब दीवार में आपको दिखेगा, मॉइस्चर तो दिख ही जाता है नॉर्मली,
वैसा नहीं होना चाहिए। अगर वैसा है तो फिर इशू आने वाला है, फिर आपको उसका कोई सॉल्यूशन कराना पड़ेगा, वाटर प्रूफिंग वगैरह जो भी है। और ये जो दिक्कत ज़्यादातर बेसमेंट्स में भी देखने को मिलती हैं। कई बार बेसमेंट में क्या होता है, अगर आसपास का एरिया खाली है तो फिर तो भी साइड जो है मतलब दीवार जो गीले रहते हैं, मॉइस्चर आ जाता है दीवार पे, तो उस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। और हाँ, आपकी साइड की ऐसी जगह नहीं हो कि आपके साइड के आसपास से कोई बहुत बड़े नदी या नाला वगैरह निकल रहा हो। उससे भी क्या है कि आपके मशीन वाले रूम में मॉइस्चर हमेशा बना रहेगा, जिससे कि आपके बोर्ड्स वगैरह शॉर्ट हो सकते हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि जहाँ पे आप मशीन लगा रखो बिल्कुल ही जस्ट पास से कोई बहुत बड़ी नदी या फिर कोई नाला बड़ा सा ये सब ना निकल रहा हो, नहीं तो फिर वो मशीन प्रॉब्लम में रहेगी और उसके बोर्ड्स वगैरह शॉर्ट होते रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको आप ध्यान रखें मशीन लगाने से पहले। और सातवीं चीज़ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मशीन के रूम में साफ़ सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है। चाहे तो आप एक वैक्यूम क्लीनर खरीद रहे हैं या जैसे भी आप मैनेज करें, मशीन में डस्ट नहीं होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा डस्ट होगी उतने ज़्यादा इसके हेड्स वगैरह में ब्लॉकेज आने के चांस रहेंगी या फिर मशीन की परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये 7 पॉइंट है, इनका जानना बहुत ज़रूरी था आपके लिए मशीन लगाने से पहले। इन 7 पॉइंट अगर आप चेक कर ले कि हाँ आप फुलफ़िल कर पा रहे हैं तो आपकी मशीन की परफॉर्मेंस बेस्ट आएगी। आइए अब जो है दूसरी हम चीज़ देखते हैं कि मशीन कौन सी लेनी चाहिए और क्या कॉस्टिंग बनेगी मशीन की। देखिए, मशीन की बात करते हैं तो कौन सी मशीन आपको लेनी चाहिए वो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखें। बाकी मशीन के बारे में वीडियो देखनी है तो हमने बना रखा है पहले से ही, आप जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। बाकी देखिए, मोस्टली 99% यही दो मशीन बिकती है, कोनिका 512 और 512i। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे और किसी मॉडल्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत रेयर कस्टमर परचेज़ करते हैं। मोस्टली जो 99% कस्टमर है वो अपने काम के हिसाब से, इसके पास नॉर्मल काम है वो कोनिका 512 लेता है, और इसके पास अच्छा खासा काम है और जिसको ज़्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट है वो 512i लेता है। तो ये देखते हैं, अगर आप 512 लेते हैं तो आपको ईजिली कहीं भी 6 से लेकर 7 लाख के बीच में मिल जाएगी। अलग अलग डीलर्स पे डिपेंड करता है ये कि कौन कितने की दे रहा है, अलग अलग मैन्युफैक्चरर पे है ये। लेकिन हाँ, एक रिकमेंड करूँगा मैं आपको कि 6 से नीचे मेरे दो नाले मशीन, क्योंकि वो फिर थोड़ी लो क्लास की मशीन होगी, वो आपको दिक्कत देगी कोनिका 512 में, ठीक है। वहीं अगर कोनिका 512i की बात करें तो ये जो है आपको 8 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में डिफरेंट मॉडल, इसके अलग अलग मॉडल सबके पास मिल जाएंगे आपको। 8 लाख से स्टार्ट होता है। अगर इससे कोई कम में दे तो फिर मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप ना ही लें तो अच्छा है, क्योंकि फिर पता नहीं वो कितना कॉम्प्रोमाइज़ होगा मशीन में, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप किसी से भी लें, हम ये नहीं कह रहा हमसे लें, हमसे लेना हो तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बट 8 से नीचे ना ले। तो देखा जाए तो ये मशीन की कॉस्टिंग अगर आप 512 लेते हैं तो 6 से 7 लाख, और 512i लेते हैं तो 8 से 10 लाख के बीच में मिल जाएगी। और एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये जो बस प्राइस बताया मैंने, जीएसटी अलग है, 18% जीएसटी लगेगा, ध्यान रखें जितने की भी आप मशीन लें। और प्लस आप जहाँ भी हैं वहाँ से, जहाँ से मशीन ले रहे हैं वहाँ तक का ट्रांसपोर्टेशन वो भी आपको वेयर करना पड़ेगा। तो ये भी देख लें कि मशीन का प्राइस है 512 का 6 से 7 लाख, आई का 8 से 10 लाख, और जीएसटी 18% अलग है इस प्राइस पे, और ट्रांसपोर्टेशन अलग है। आइए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है यूपीएस। देखिए, मशीन के लिए हमारी यूपीएस कंपलसरी है, यूपीएस तो आपको लेना पड़ेगा। यूपीएस बेसिकली 2 चीज़ में काम आता है। एक तो ये आपके मशीन को बैकअप देता है, मतलब कि जब भी पावर कट होगा तो फिर ये मशीन को सडनली बंद नहीं होने देगा, इससे आपको बैकअप मिलेगा, आप कुछ देर तक और मशीन चला सकते हो। दूसरा ये इसलिए यूज़ होता है कि ये पावर को स्टेबल रखता है, मतलब फ्लक्चुएट नहीं होता है पावर, जिससे कि मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो देखिए, यूपीएस आपको कौन सा और कैसे सेलेक्ट करना है वो बताता हूँ। सबसे पहले ये कि वो जो भी यूपीएस आप ले रहे हैं, जिस भी कंपनी का, ऑनलाइन यूपीएस लेना चाहिए। देखिए, यूपीएस 2 तरीके होते हैं, एक ऑफलाइन एक ऑनलाइन। ऑफलाइन लेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं हो, हमारी मशीन के किसी काम के नहीं आएगा, जब भी आपके पावर जाएगी तो मशीन बंद हो जाएगा। तो इसलिए जब भी लें ऑनलाइन यूपीएस लें। नंबर सेकंड, कितने केवी का यूपीएस लेना है। तो हमारी मशीन जो है वो 3 केवी पे भी चल जाती है, मतलब हमारी क्या जितनी फ्लेक्स प्रिंटिंग मशीन है 3 केवी पे मिनिमम आपको चाहिए, बट आप 5 केवी का भी ले सकते हैं। 5 केवी का लेने से बेटर ये है कि आप और भी चीज़ों का उस पर लोड डाल सकते हैं, जैसे जो भी रूम का फ़ैन वगैरह हो गए, कंप्यूटर और ये जो भी लाइट्स वगैरह हैं वो भी, या फिर फ्यूचर में कोई और इको सॉल्वेंट या दूसरी मशीन लगाते हैं तो उसका भी लोड आप डाल सकते हैं। और नहीं तो आप 3 केवी का यूपीएस लेंगे, उससे भी काम चल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बैकअप कितना ले, बैकअप आप अपने एरिया के हिसाब से ले, कितने पावर जाती है वहाँ पे कब कब, और मतलब आपको ज़्यादा बैकअप की ज़रूरत है या थोड़े से में ही हो जाएगा, तो आप उसके हिसाब से आप बैटरीज ले, क्योंकि बैकअप जो है पूरी बैटरीज पे डिपेंड है। चौथा पॉइंट है बैटरी कितनी होती है। देखिए, मिनिमम 6 बैटरी तो होनी चाहिए, उससे भी आपको आधे घंटे तक का शायद पावर मिल जाएगा। ज़्यादा 3, 4, 5 घंटे का पावर चाहिए तो आप यूपीएस वाले से, जिस भी कंपनी से ले रहे बात करें कि वो कितनी बैटरी
लगानी चाहिए। प्राइस की बात करें तो देखिए, अगर 3 KB का यूपीएस देखा जाए नॉर्मल 6 बैटरी के साथ में, तो ठीक ठाक कंपनी जैसा माइक्रोटेक कंपनी का वगैरह 50,000 के आसपास आ जाता है। ये मैं एग्जैक्ट अमाउंट आपको नहीं बता सकता, ये आपको कंपनी से ही पता करना पड़ेगा, फिर मैं एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ। और अगर आप 5 KB पे जाइएगा अच्छे बैकअप के साथ, तो ये 80-90 हज़ार तक भी पहुँच जाता है। तो वो आपको देखना है कि आपको ज़्यादा बैकअप चाहिए, आपके एरिया में ज़्यादा पावर जाता है या कैसे चाहिए। बट फिर भी एक नॉर्मल देखा जाए तो 50,000 के आसपास यूपीएस आएगा। तो ये स्पेसिफिकेशन थे यूपीएस के। कंपनी की बात करें तो सबसे बेटर इसमें माइक्रोटेक कंपनी, उसके यूपीएस अच्छे आते हैं। और भी कंपनीज़ हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले, बट इतनी भी कोई लोकल कंपनी ना ले कि यूपीएस ही ख़राब होता रहे और आपका जो है काम जो है डिले होता रहे, ठीक है। तो जो भी ले बेटर कंपनी ले इसमें। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि मशीन के लिए हमें कंप्यूटर या लैपटॉप जो लेना है, वो उसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर ले या लैपटॉप ले। देखिए, दोनों ही बेस्ट है, आप दोनों ही ले सकते हैं, अपनी अपनी पसंद है। अगर मेरे से पूछा तो मैं तो लैपटॉप प्रेफर करता हूँ, क्योंकि लैपटॉप के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं कि एक तो आपको उसमें सब कुछ मिल जाता है, आपको बाहर से कोई वाईफाई उसमें नहीं लगाना है, या फिर स्पीकर भी लगा हुआ मिल जाता है, या फिर उसमें ओरिजिनल विंडो डली हुई आती है। बहुत सारे फीचर है, तो आपकी मर्जी है, आप कंप्यूटर लैपटॉप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ये पहले से है तो फिर सही है, आपका जो है खर्चा बच जाएगा कंप्यूटर या लैपटॉप लेने का, नहीं तो नया लेना पड़ेगा। ये देखते उसमें क्या क्या चाहिए। देखिए, जो प्रोसेसर है वो मिनिमम i3 तो होना चाहिए, आप i5 भी ले सकते हैं, वो और अच्छा और एडवांस हो जाएगा, बट i3 तो कम से कम होना चाहिए जो अभी कंप्यूटर्स आ रहे हैं उसके हिसाब से। उसका रैम की बात करें तो मिनिमम 4 GB होना चाहिए। मैक्सिमम जितना मर्जी ले सकते हो, उसका कोई एंड नहीं है, बट हम अभी यहाँ पे मिनिमम लेकर चलेंगे तो मिनिमम रैम 4 GB होना चाहिए। थर्ड जो हार्ड डिस्क कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, काफ़ी सारे लोगों को अभी क्लियर नहीं है कि अब हार्ड डिस्क भी पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, अब इसमें भी SSD आ गया है। SSD क्या है कि हार्ड डिस्क से 3 से 4 गुना ज़्यादा तेज़ है, फास्ट है, तो ये काफ़ी अच्छी स्पीड मिल जाती है इसमें। तो आप चाहे तो हार्ड डिस्क भी ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा SSD ले। SSD का क्या है कि ये अगर 250 GB हुआ तो भी काम चल जाएगा, और हार्ड डिस्क जो है, अगर आप हार्ड डिस्क लगा के ले रहे हैं तो मिनिमम 500 GB तो ले, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हार्ड डिस्क क्या है कि ख़राब होने के भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसके अंदर CD होती है, CD घिस जाती है, कुछ भी करप्ट वगैरह हो जाती है, बट SSD में ऐसा नहीं है, ये एक चिप सिस्टम है, तो ये ख़राब भी नहीं होता है। तो आप अपने हिसाब से प्रेफर लें, हार्ड डिस्क भी लगा हुआ ले सकते हैं या फिर SSD भी ले सकते हैं। हार्ड डिस्क ले तो मिनिमम 500 GB, SSD ले तो 250 GB में काम चल जाएगा। वो इसलिए क्योंकि हमें जो मशीन के साथ जो हम कंप्यूटर लगाते हैं उसमें कोई ऐसा कुछ स्टोरेज नहीं रखना है, हमें कुछ फाइल वाइल नहीं रखना है। गिनती के 2-3 सॉफ्टवेयर होते हैं, एक जो रिपिंग का सॉफ्टवेयर होगा, आपके मशीन का ऑपरेटिंग का सॉफ्टवेयर होगा, और 1-2 और एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर होंगे, इसलिए कुछ ज़्यादा कुछ स्पेस की हमें ज़रूरत है नहीं हार्ड डिस्क या फिर SSD के लिए इसमें। चौथी चीज़ बात करें कि विंडो कौन सी होनी चाहिए, तो देखिए विंडो 7 होनी चाहिए, 64 बिट। आजकल जो भी हमारे मशीन के सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो 64 बिट पे चल रहे हैं, तो विंडो 7 उसमें होनी चाहिए। फिफ्थ है कि देखिए, उसमें जो है पेन ड्राइव का यूज़ ना करें। पेन ड्राइव का यूज़ इसलिए नहीं करें क्योंकि पेन ड्राइव क्या है, वायरस आने का सबसे बड़ा सोर्स है, और 90% जो दिक्कत जो है आती है कंप्यूटर में, मशीन के कंप्यूटर में, मशीन में, वो वायरस के कारण ही आती हैं। तो आप पेन ड्राइव का यूज़ ना करें, फिर करें भी तो आप श्योर हो कि उस पेन ड्राइव में वायरस ना हो। तो ये देखिए, क्वेश्चन ये आता है कि पेन ड्राइव का यूज़ नहीं करें तो फाइल कैसे ट्रांसफ़र करें। देखिए, फ़ाइल के लिए आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, जो भी फाइल आपको प्रिंट करनी है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए आप ईमेल का यूज़ कर सकते हैं, फिर नेटवर्किंग करा सकते हैं। जिस भी कंप्यूटर में आप डिज़ाइनिंग बनवाते हैं उससे इसमें नेटवर्किंग करके फ़ाइल ट्रांसफ़र कर दे। ये सेफेस्ट तरीका है, जिससे कि आपका विंडो वगैरह या सॉफ्टवेयर करप्ट नहीं होंगे, वायरस नहीं आएगा, ठीक है। उसका 7वां पॉइंट है कि एक इसमें फ़ास्ट इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। देखिए, ये मशीन को चलाने के लिए कंपलसरी नहीं है इंटरनेट कनेक्शन, बट इंटरनेट कनेक्शन इसलिए हम कह रहे हैं कि कई बार कोई भी दिक्कत आती है तो आपका अगर सिस्टम ऑनलाइन रहता है, मतलब उसमें नेट रहता है, तो किसी भी कंपनी के इंजीनियर, फिर हमारे इंजीनियर ऑनलाइन यहाँ से 99% सॉफ्टवेयर से रिलेटेड दिक्कत वगैरह को सॉल्व कर देते हैं। तो इसलिए फ़ास्ट इंटरनेट कनेक्शन अगर हो तो बेटर है, और नहीं तो जब भी दिक्कत आए तो अगर आप एट द टाइम इंटरनेट कनेक्शन दे पाएँ अपने सिस्टम को तो ज़्यादा बेटर है। आठवीं है कि उसमें या तो टीम व्यूअर नहीं तो एनीडेस्क नाम का सॉफ्टवेयर होता है, वो इंस्टॉल कर ले। ये इसी से हमारे जो इंजीनियर है, इसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपके सिस्टम के दिक्कत को, या फिर जो भी सॉफ्टवेयर की दिक्कत आई है या फिर मशीन में कोई प्रॉब्लम आई है, उसको ठीक कर पाते हैं। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर लें उसमें। अब देखिए, क्या है कि हमें मशीन के लिए ओनली एक ही सिस्टम की ज़रूरत है, तो हम एक की ही बात कर रहे हैं। अगर आपको डिज़ाइनिंग वगैरह के लिए कंप्यूटर रखना है तो वो आपके ऊपर है, आपकी कितने रखना चाहते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। बट हम यहाँ के मशीन की बात कर रहे हैं, तो मैं मशीन का स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ। अगर डिज़ाइनिंग के लिए कंप्यूटर रखने हैं तो उसके स्पेसिफिकेशन कुछ और होंगे, जैसे कि उसमें ग्राफिक्स वगैरह भी ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, फिर रैम वगैरह ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। बट हम यहाँ पे बस मशीन के लिए जो एक सिस्टम PC रिक्वायर है, हम उसी की बात कर रहे हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें कि हमें वर्कर कितने रखने हैं यानी कि मशीन चलाने के लिए, तो देखिए अपने मशीन ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस एक जो है मशीन का ऑपरेटर चाहिए, ठीक है, और एक साथ में हेल्पर चाहिए। और कई बार ये कई जगह पर देखने आया कि हेल्पर भी नहीं, बस मशीन का ऑपरेटर ही सारा काम कर लेता है। तो जो मशीन ऑपरेट करेगा जो भी पर्सन, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? तो देखिए कोई ख़ास क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए इसमें, बस इतना हो कि नॉर्मल वो कंप्यूटर वगैरह चलाने आता हो, उसको कंप्यूटर वगैरह चला लेता हो, क्योंकि अपनी मशीन जो है कंप्यूटर से ही ऑपरेट होगी। और जो है नॉर्मल साइज़ वाइज़ का आइडिया हो उसको, मतलब कि इंचेस वगैरह में साइज़ वगैरह सब लेने आते हो, मेज़रमेंट करने। और कोई ख़ास क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और साथ में एक हेल्पर हो जो फ्लेक्स को कटवाने वगैरह में, फिर रोल वगैरह रखवाने में, लगवाने, इन सब में उसकी हेल्प करे। और हाँ, ये देखिए मैं इसमें डिज़ाइनर की बात नहीं करूँगा कि डिज़ाइनर एक अलग पर्पज़ है। डिज़ाइनर आपको डिज़ाइनिंग के लिए रखना पड़ेगा, वो आप 1-2 जितने रखना चाहें। मैं ओनली यहाँ पे मशीन की बात कर रहा हूँ। तो मशीन को ऑपरेट करने के लिए 2 ही पर्सन चाहिए, या फिर 1 पर्सन से भी हो जाता है। प्लस कई जगह पे, मोस्टली जगह पे हमने ये देखा है कि जो भी ओनर मशीन परचेज़ करता है मोस्टली वही चलाते हैं मशीन को। तो ये भी बेटर है, कोई खास इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जो भी हमारा इंजीनियर मशीन इंस्टॉल करने जाता है वो प्रॉपर ट्रेनिंग दे के आता है। तो कोई भी पर्सन है जो इंटरेस्टेड है मशीन को चलाने में, वो ट्रेनिंग से इजीली मशीन चला सकता है। बाकी फिर भी कोई इशू दिक्कत आई चलाने में, तो वो तो फिर हम बैठे हैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए। थोड़ी सी लंबी जा रही है वीडियो, बट अगर आपको पूरी नॉलेज चाहिए तो वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी आपको। अब छोटी छोटी 5-6-7 वीडियो देखने से बढ़िया कि आप ये पूरी वीडियो देख लिया। तो चलिए आगे अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इंक और मीडिया के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अगर आप कोनिका 512 ले रहे हैं तो नॉर्मल इंक जो है उसकी 500 के आसपास आ जाती है। देखिए अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट है। कोई सेम इंक को 600, 700, 800 में देता है, कोई सस्ती देता है, वो बेकार क्वालिटी की है। आप डिपेंड करता है कहाँ से ले रहे हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन हम जो है कि स्टैंडर्ड प्राइस लेके चलते हैं। तो कोनिका 512 की जैसे जो हमारे पास है 500 रुपये लीटर के आसपास आपको मिल जाएगी। वैसे अगर कोनिका 512 आई में बात करें तो वो जो है 600 के आसपास उसकी इंक मिल जाएगी। पर लीटर का रेट है ये। तो 1 लीटर इंक कितने की आती है। मीडिया की बात करें, देखिए हर एरिया का अलग अलग रेट है मीडिया, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। हम एक नॉर्मल लेके चल रहे हैं। जैसे नॉर्मल मीडिया है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है प्रिंट में, वो 3 रुपये स्क्वायर फीट। रेट बढ़ने के बाद से भी रेट बढ़े भी 1-2 महीने में हाल फिलहाल में, तो 3 रुपये स्क्वायर फीट तक आ रहा है। वहीं स्टार की बात करें तो उसमें अलग अलग क्वालिटी आती है, 6 का भी आता है, 7 का, 8 का, जैसी क्वालिटी वैसा रेट है। तो वो आप लेके चले 6 रुपये के आसपास। वैसे विनाइल भी 6 के आसपास आता है और 7-8 का भी आता है। बाकी देखिए और भी बहुत सारे मीडिया है, वन बे है, बैकलाइट है, फ्रंट लाइट, अब सबकी बात नहीं कर सकते हैं, फिर भी इसी के आसपास आता है। तो अब ये ध्यान रखें कि आपको, चलिए ये भी आइडिया मिल गया कि इंक और मीडिया का प्राइस क्या होने वाला है। अब आइए लास्ट में एक बार हम टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग देख लेते हैं कि टोटल कॉस्टिंग क्या आने वाली है। जैसा कि देखिए हमने मशीन का डिस्कस किया, कोनिका 512 जो सबसे स्टार्टिंग की मशीन है, बेसिक मशीन, वो कम से कम देखिए 6 लाख की है, 6 लाख से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो 6 लाख की मशीन हो गई। इसके अलावा जो ऑनलाइन यूपीएस आगे हमने डिस्कस किया था कि 3 KB का, वो भी कम से कम 50,000 के आसपास आएगा। उसके बाद एसी की बात करें तो अगर पहले से आपके पास एसी है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अगर ख़रीदने जाएंगे तो जो हमने 2 टन की एसी का डिस्कस किया वो कम से कम 35 से 40,000 के आसपास वो भी आएगा। कंप्यूटर जो है वो भी 35,000 के आसपास आएगा। उसके बाद इंक जो आप लोगे कम से कम स्टार्टिंग में 20,000 की इंक तो लोगे ही लोगे। उसके बाद मीडिया भी आपको कम से कम 50,000 का लेना पड़ेगा। उसके बाद देखिए अर्थिंग कराएंगे, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता, फिर भी अगर प्रॉपर ढंग से कॉपर वगैरह की अर्थिंग कराते हैं तो 10,000 का कॉस्ट उसमें भी बैठेगा। तो देखिए टोटल जो हमने देखा 8 लाख रुपए हो रहा है, यानी 6 लाख की मशीन प्लस 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा जो बाकी चीज़ है। और उसके बाद ये बस कॉस्ट है। आपका जीएसटी अलग है, जीएसटी को ध्यान में रखें। हम जीएसटी इसलिए मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि हर प्रोडक्ट पे अलग अलग जीएसटी है। जैसे कि मशीन पे 18% है, बैटरीज पे, यूपीएस की जो बैटरीज पे 28% है, इंक पे 12% है, वैसे जीएसटी अलग अलग है। तो ये जीएसटी का भी ध्यान में रख के चले, क्योंकि इस टोटल अगर 8 लाख के आसपास का जीएसटी देखें तो ये भी अमाउंट ज़्यादा ही आने वाला है। तो ये है एक फ्लैक्स मशीन लगाने का मिनिमम कॉस्ट। प्रोजेक्ट मतलब फ्लैक्स प्रिंटिंग मशीन बिजनेस स्टार्ट करने जो प्रोजेक्ट आपको लगाना उसका मिनिमम कॉस्ट, हाँ इससे ज़्यादा ही जाएगा। अभी आप साइट वगैरह रेडी कराओगे उसमें कॉस्ट है, ठीक है। या फिर आप 512 की जगह 512 आई लेना चाहते हो तो आप सीधे सीधे इसमें 2 लाख और प्लस कर लीजिए, 2-2.5 लाख, ठीक है। यूपीएस अगर आपको बैकअप चाहिए तो थोड़ा और ऐड कर लीजिए। अगर आपके साइट का स्पेस ज़्यादा है तो एसी भी ज़्यादा टन का लेना पड़ेगा। तो ये हमने आपको पूरा आइडिया दे दिया कितना मिनिमम खर्चा आएगा। आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन इसमें उनका आंसर पता चल गया होगा और आपको जो डाउट्स जो भी हों क्लियर हो गए हों। प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, और पसंद आई हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दें, और हमारे चैनल से जुड़े रहें। और आपको किसी भी मशीन या किसी और चीज़ की इंक्वायरी चाहिए हो या कोई और क्वेश्चन हो आपके मन में, तो आप हमें नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे किसी भी नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।